नमस्कार, मैं चंद्रकांता पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का यह कार्यक्रम समकालीन हिंदी साहित्य पर केंद्रित है। समकालीन हिंदी साहित्य को लेकर हमें विभिन्न मत मिलते हैं। समकालीनता एक प्रवृत्ति है, इस पर लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। मोटे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की साहित्यिक अभिव्यक्तियों को समकालीन साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हिंदी व्यंग्य से करते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष व्यंग्य है। व्यंग्य समाज और जनतंत्र का प्रहरी है। विसंगतियों पर व्यंजना करना व्यंग्य का प्रमुख लक्षण है। व्यंग्य में जब लोक मुहावरों और लोक कहावतों का तड़का लगता है तो व्यंग्यार्थ और अधिक घनीभूत हो जाता है। लोक भाषा को न केवल जीवंत बनाता है बल्कि लोकल या स्थानीय संस्कृति का परिचय भी देता है। कहते हैं, हम जितने अधिक लोकल होंगे उतने ही अधिक ग्लोबल भी। इस रूप में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग लोक संस्कृति व लोक साहित्य से युवा पाठकों का परिचय भी करवाता है। व्यंग्य में लोक की उपस्थिति को जानने के लिए आइए सुनते हैं सुपरिचित व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात गोस्वामी आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज के इस मंच में आपसे चर्चा करेंगे व्यंग्य में मुहावरों और लोकोक्तियों के असर पर या इनके प्रयोग। मैं कहूँगा कि केवल व्यंग्य ही नहीं बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं में भी जहाँ हम अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए, जहाँ शैली को और बेहतर बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, वहाँ एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आता है। जहाँ तक व्यंग्य लेखन का सवाल है, व्यंग्य लेखन में हमेशा से ही मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहा है और इससे व्यंग्य और अधिक चुटीला बन पाया है। उसकी धार में और पैनापन आया है और पाठकों की रुचि उसके प्रति और अधिक जागृत हुई है। मूलतः मुहावरे में लक्षणा शक्ति प्रधान होती है जबकि लोकोक्ति में व्यंजना शक्ति प्रधान होती है। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसे किसी वाक्य के प्रयोग करने पर ही उसका अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है जिसे पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसका क्या मायने है, इसका क्या अर्थ है। इन दोनों ही चीज़ों का प्रयोग भाषा में सौंदर्य बढ़ाने और कई बार संक्षिप्तीकरण के लिहाज से भी हम जो बात सीधे सीधे शब्दों में 4 या 5 लाइनों में कह सकते हैं उसे हम मुहावरे के माध्यम से 1 या 2 पंक्ति में या लोकोक्ति के माध्यम से 2 पंक्तियों में भी अपनी बात कह सकते हैं। मुहावरा हमारे जीवन के विभिन्न अनुभवों से गढ़े जाते हैं, जबकि लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति जिसका है कि लोक से सृजित हुई है। अगर हम ये जानना चाहें कि इनके लेखक कौन थे या इन्हें किसने गढ़ा है तो यह संभव नहीं है, इनका कोई अता पता नहीं होता है। दुनिया में जहाँ भी विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न तरह की बोलियां बोली जाती हैं, वहाँ लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और इसी दृष्टि को देखते हुए ये कह सकते हैं कि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। जैसे अगर हम मुहावरे की बात करते हैं तो एक बात अगर आप सीधे सीधे पढ़ें एक मुहावरा कि दांत खट्टे करना, अगर आप इसे सीधे पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन में ये समझ में आता है कि दांत खट्टे किए। अब दांत खट्टे किससे किए? नींबू से किए या किसी फिटकरी से किए या किसी अन्य साधन से दांत खट्टे किए? ये एक प्रश्न मन में आता है। लेकिन अगर हम इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये कह सकते हैं कि सीमा पार से हमारे आतंकवादियों के इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे करने में हमारे जाबाजों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, या हमारे जाबाजों ने सीमा पर हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे किए यानी उन्हें पराजित किया। दांत खट्टे करने का भावार्थ है कि उसे पराजित किया। इसी तरह एक लोकोक्ति अगर हम देखें
कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगर इसे सीधे सीधे देखा जाए तो आधी गगरी यानी आधा घड़ा अगर भर के सर के ऊपर ले जाया जाएगा तो वह निश्चित रूप से छलकता हुआ जाएगा। लेकिन इसका भावार्थ ये है लोकोक्ति के भीतर कि आपके पास अधूरा ज्ञान है और आप ये प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ज्ञानी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही आपकी हंसी उड़ेगी और आप हंसी के पात्र बनेंगे और इसलिए लोकोक्ति के माध्यम से इसे अभिव्यक्त किया गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो आज हम मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त सी चर्चा, हालांकि ये विषय इतना विशद है कि अगर हम इस पर चर्चा करें तो कई सत्र इस तरह के इसमें आयोजित करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि समय की अपनी एक सीमा होती है और हम उस सीमा के भीतर ही उसकी बात कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतेंदु युग था, जहाँ संस्कृत निष्ठ रचनाएं लिखी गईं, जिनमें नाटक भी लिखे गए, प्रहसन भी लिखे गए और ललित निबंध लिखे गए, व्यंग्य भी लिखे गए, उन व्यंग्य को अगर आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, चाहे वो संस्कृत निष्ठ भाषा के हों या हिंदी भाषा या उर्दू में लिखे गए हों, उनमें आपको मुहावरों और लोकोक्तियों की बहुतायत मिलेगी। तो एक तरह से उनका जो पढ़ने का एक आनंद आता है, उसकी एक वजह मुहावरों का प्रयोग या लोकोक्ति का प्रयोग भी है। आज़ादी के बाद हमारी व्यंग्य त्रयी, जिसमें हरिशंकर परसाई जी हैं, शरद जोशी जी हैं और रविन्द्रनाथ त्यागी जी हैं, इन्होंने व्यंग को स्थापित किया और इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं की मेहनत या इनके समर्पण से व्यंग हिंदी साहित्य की एक विधा बन पाई। हालांकि आज भी इस पर जरह होती है कि व्यंग हिंदी साहित्य की विधा है या नहीं, लेकिन बहरहाल हम इस चर्चा पर नहीं जाएंगे। हम तो इतना ही बताना चाहेंगे आपको कि इन तीनों ही पुरोधाओं ने अपने व्यंग्य में बहुत बेहतरीन तरीके से मुहावरों का और उसका लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनके बाद भी अगर देखें तो मनोहर श्याम जोशी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली और इसके बाद डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय और गिरीश पंकज, लालित्य ललित, सुभाष चंद्र जैसे अनेक ऐसे लेखक हैं, व्यंग्य लेखक हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने व्यंग रचनाओं में मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है और उससे इनकी रचनाएं और अधिक पठनीय बन पाई हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मुहावरे की बात करें सबसे पहले, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका वाक्यों में प्रयोग करने पर ही इसका सही असर हमारे सामने या इसका सही अर्थ हमारे सामने आ पाता है। जैसे एक मुहावरा है कि मुंह में दही जमाए बैठना। तो अगर मुंह में दही जमाए बैठना, ये आपको अगर आप सीधे सीधे शब्दों में ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि मुंह में दही जमाए कौन बैठता है। इसका भावार्थ ये है कि मुंह में दही जमाए बैठना मतलब आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना, आप चुपचाप बैठे हैं, कोई बात नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप यह जानबूझ के होता है, जैसे एक उदाहरण दिया किसी ने कि नेताजी ने चुनाव जीतने से पहले हमसे वोट मांगने के लिए बहुत से वादे किए, बहुत सी घोषणाएं हमारे क्षेत्र में की, लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव जीत के वो चले गए सदन में, उसके बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया, कोई भी योजना जिनकी घोषणाएं की थी वो धरातल पे नहीं आई। तो आम जनता जब उनसे पूछने जाती है कि आपने हमसे जो किए थे वादे उनको पूरा नहीं किया या उन योजनाओं का क्या हुआ, तो नेताजी के पास इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता और वो कोई जवाब नहीं देते, तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं, इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो इसके मायने हो गया कि मुंह में दही जमा कर बैठना। इसी तरह एक मुहावरा है नाक का बाल। नाक का बाल का मायने है कि कोई व्यक्ति किसी के बहुत निकट होता है, किसका बहुत प्रिय होता है, उसको हम कहते हैं कि यह व्यक्ति फलां के नाक का बाल बना हुआ है। और अगर एक व्यंग्यकार की दृष्टि से हम इसे देखते हैं तो व्यंग्यकार हमेशा लिखते हैं कि किसी दफ्तर में मुस्तैदी लाल अपने अफसर की चमचागिरी करके, उसकी अति प्रशंसा करके, वो उनके सबसे निकट के लोगों में शामिल हो चुके हैं, वो उनका सबसे चहेता व्यक्ति बन गया है, तो वो उनका नाक का बाल बन गया है। और इसी तरह एक ऊंट के मुंह में जीरा।
हम अक्सर एक मुहावरा देखते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। जब कभी भी इसका बहुतायत प्रयोग तो जब कभी भी संसद या विधानसभाओं में कोई बजट पेश किया जाता है आम जनता के लिए, और उसमें आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अगर घोषणाएं नहीं होती, अगर योजनाएं नहीं बनाई जाती, तो अखबारों में भी यही लिखा जाता है और यह व्यंजना में कहा जाता है कि यह बजट ऊंट के मुंह में जीरा समान है। इसी तरह अगर हम लोकोक्तियों की बात कहें तो एक लोकोक्ति है कि एक मछली सारे तालाब को खराब कर सकती है, गंदा कर सकती है। इसका अगर भावार्थ देखा जाएगा तो यह भी कहा जा सकता है कि अगर सभी अच्छे लोगों के बीच यदि एक बुरा व्यक्ति पहुंच जाता है या एक बुरा व्यक्ति उस समूह में शामिल हो जाता है तो वो सारे समूह को खराब कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि एक मछली सारे तालाब को खराब कर सकती है या गंदा कर सकती है। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसे अच्छे अवसर आते हैं कि जब वो उसका उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते और समय बीत जाता है, उसके बाद में सिर्फ पछतावा होता है। तो यही कहा जाता है लोकोक्ति के माध्यम से कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह एक और लोकोक्ति है, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को उसकी कोई बहुत बेहतर चीज मिल जाती है, यानी अगर ये कहा जा सकता है कि अगर एक बहुत ही अयोग्य व्यक्ति है, उसे कोई बहुत बड़ा सम्मान किसी ने दे दिया या उसे कुछ ऐसी चीज दे दी जिसका वो योग्य नहीं था जिसके लिए, तो लोग उसे व्यंग्यात्मक शैली में यही कहते हैं कि छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। तो इस तरह से मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रभाव जो रचना में होता है वो उसकी पठनीयता को बढ़ाता है, उसकी धार को और तेज बनाता है। और व्यंग के मामले में तो यह बिल्कुल सिद्ध बात है, यह बात हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि व्यंग में अगर हम मुहावरों का और लोकोक्तियों का बेहतर तरीके से प्रयोग करते हैं तो व्यंग की धार बढ़ती है, उसमें कटाक्ष जो आप करते हैं लोकोक्ति या मुहावरे के माध्यम से, तो उसका असर जो बात आप कहना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा असर उसका हो पाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि व्यंग्य में बहुत ज़रूरी है कि आप मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग करें। मैं हमारे जो नए साथी हैं जो व्यंग्य लिखना अभी जिन्होंने शुरू किया है या जो व्यंग्यकार बनना चाहते हैं, व्यंग्य के प्रति जिनका रुझान है या जिनकी रुचि है, तो अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए, अपनी भाषा को अलंकृत करने के लिए और अपनी भाषा में पैनापन या गहराई लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा अध्ययन करें। अपने से जो पहले के लेखक हैं, जो वयोवृद्ध लेखक हैं, जो सुप्रसिद्ध नामचीन लेखक हैं, उनकी किताबों को, उनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें स्वतः ही ज्ञात होगा कि इन लोगों ने किस तरह भाषा का प्रयोग किया, किस तरह अपनी रचनाओं को अच्छा बनाया और पठनीय बनाया। और खासतौर से व्यंग की बात है तो व्यंग और भी चुटीला नजर आता है जब आप उसमें लोकोक्तियों का और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आज आपसे इतनी ही चर्चा करके मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। विज्ञान अब साहित्य की एक प्रवृत्ति के रूप में भी दिखाई पड़ने लगा है। गीत या कविता के माध्यम से विज्ञान की रोचक प्रस्तुति किस तरह साहित्य और पाठक संस्कृति को समृद्ध कर सकती है? क्या कविता व विज्ञान का कोई संबंध हो सकता है? आइए जानते हैं चर्चित लेखक और विज्ञान गीतकार यशपाल सिंह यश जी से। विज्ञान और कविता, जब हम विज्ञान और कविता की बात करते हैं तो अक्सर ये लगता है जैसे ये कोई दो अलग अलग धाराएं हैं जो कभी मिल नहीं सकती। मगर अगर हम प्राचीन भारत की तरफ देखें, अपने वेदों को देखें, तो वो सारे के सारे कविता में लिखे हुए हैं
और उनमें भी वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक समीकरण मौजूद हैं जो कविता में ही हम तक पहुंची हैं। अब देखिए ना, हमने हिंदी में विज्ञान पढ़ा है, लेकिन हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पढ़ा गया, जबकि जो हमारे शास्त्र हैं उनमें ऑक्सीजन के लिए प्राणवायु और हाइड्रोजन के लिए उड़ान वायु शब्द मौजूद हैं। तो आजादी के बाद हमें यह लगने लगा कि क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में ही विज्ञान हम तक पहुंचा, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे विज्ञान जो है ये तो अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। विज्ञान एक तरह से इसी कारण से जनमन से थोड़ा दूर हो गया। मैंने तो लिखा भी है कि इंग्लिश में शिक्षण मिले देकर ये फरमान, इंग्लिश में शिक्षण मिले देकर ये फरमान, दूर किया अंग्रेज ने जनमन से विज्ञान। और बात ज्ञान विज्ञान की निज भाषा में होए, आधा लगे प्रयास ओ समझ सके हर कोई। अब विज्ञान, ये जो कविता है, कविता तो मन की भाषा है। अब अगर विज्ञान ही जनमन से दूर हो गया, तो विज्ञान में अगर कविता कोई करता भी है, पहली बात तो करेगा कौन, और अगर करता भी है तो समझेंगे कितने लोग। फिर भी विज्ञान कविताओं पर कुछ काम हो रहा है और मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं। विज्ञान में जिस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, उनको मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर पहला यह है वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करना। वैज्ञानिक शब्दों के जो अर्थ हैं उनका उपयोग कविता में करके, वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करके वो अर्थ पहुंचाना और उनका कविता में उपयोग करना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बड़े वरिष्ठ कवि की कविता है कि पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। अब यहां पे पोटेशियम और सोडियम की जो ज्वलनशीलता है, उनकी तरफ इशारा करते हुए कवि कहना चाहता है कि भाई बहुत मुश्किल हालातों में कवि जो है वो कविता कर सकता है। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। ये एक तरह की कविता हुई। एक दूसरी तरह की कविता जो विज्ञान कविताएं लिखा जा रही है, वो विज्ञान के गूढ़ विषय को एज सच कविता में ढालना, ये भी एक तरह की कविता है। यहां पर तो मैं अपनी ही आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा जो मैंने लिखी हैं, और इसका विषय है सम्यक आहार, संतुलित भोजन। कि सृजन करे पालन करे, करे रोग प्रतिकार। सृजन करे पालन करे, करे रोग प्रतिकार, और जिसमें तीनों गुण मिले वो सम्यक आहार। जिसमें तीनों गुण मिले वो सम्यक आहार, और खनिज विटामिन और वसा कार्ब और प्रोटीन। खनिज विटामिन और वसा कार्ब और प्रोटीन, जिसमें 5 तत्व हों उसमें ये गुण 3। इस तरह की कविता, ये बड़ी लंबी कविता है, मैंने 4 लाइनें खाली इसमें रखी सामने। एक तीसरी तरह की कविता, और जो मेरी खासी पसंद कविता है, उसका उद्देश्य है विज्ञान में लोगों की रुचि पैदा करना। और रुचि पैदा करने के लिए विज्ञान की जो कहानियां हैं वो लोगों तक पहुंचे, ये इसको मैंने अपनी ज्यादातर कविताओं में अपनाया है। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा और उसके साथ ही अपनी बात भी खत्म करूंगा। चंद्रयान 2 हमने छोड़ा था, और उसमें से विक्रम जो हमारा लैंडर था, जिसको उस पर उतरना था चांद के ऊपर, वो कहीं गुम हो गया। तो ये मैंने विक्रम लैंडर को संबोधित करते हुए ये कविता लिखी है, प्यारे विक्रम। और हिंदुस्तान की जो वो एक कहानी थी, विज्ञान की कहानी थी, उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो प्यारे विक्रम आपके सामने रखता हूं कि हमने छोड़ा था तुम्हें बस कक्ष तक।
हमने छोड़ा था तुम्हें बस कक्ष तक, खुद ही तुमको पहुंचना था लक्ष्य तक। हमने छोड़ा था तुम्हें बस कक्ष तक, खुद ही तुमको पहुंचना था लक्ष्य तक। और मार्ग यहां तक भी नहीं आसान था, इससे आगे पर निपट अनजान था। दक्षिणी ध्रुव का निशाना था कठिन, उस सतह पर उतर पाना था कठिन, उस सतह पर उतर पाना था कठिन। और चल रहे थे तुम मगर निर्भीक से, चल रहे थे तुम मगर निर्भीक से, मार्ग पर अंतिम चरण तक ठीक से। अब जो मुश्किल काम करना था वहां, तुमको आहिस्ता उतरना था वहां। अब जो मुश्किल काम करना था वहां, तुमको आहिस्ता उतरना था वहां। और वेग था ज्यों ज्यों तुम्हारा घट रहा, वेग था ज्यों ज्यों तुम्हारा घट रहा। एक पल यहां एक पहर सा कट रहा। और जो इरादा चांद को छूने का था, ख्वाब पूरा आज वो होने को था। छोड़ दोगे चांद पर प्रज्ञान को, दोगे एक मंजिल नई विज्ञान को। ढूंढ लोगे जल कहां जीवन कहां, और खनिज मौजूद क्या क्या किस जगह, और खनिज मौजूद क्या क्या किस जगह। सामने अब चंद्रमा का छोर था, सामने अब चंद्रमा का छोर था। एक मिनट का रास्ता बस और था, तब न जाने क्या अचानक घट गया, तुमसे हर संपर्क अपना कट गया। तब न जाने क्या अचानक घट गया, तुमसे हर संपर्क अपना कट गया। सांस जिसका जहां वहीं पर थम गया, था जहां उल्लास छा मातम गया। गर्व के बाजू अचानक झुक गए, प्यारे विक्रम तुम कहां पर रुक गए। क्या कहीं अंतरिक्ष में तुम खो गए, चांद की ही गोद में या सो गए। भूल या कुछ हो गई विज्ञान से, तुम गए टकरा किसी चट्टान से। खैर जो भी हो गया कुछ गम नहीं, खैर जो भी हो गया कुछ गम नहीं। जो हुआ उपलब्ध वो कुछ कम नहीं। और भेंट बेशक आज विक्रम चढ़ गया, एक कदम विज्ञान आगे बढ़ गया। और ऑर्बिटर नभ का परिंदा है अभी, और अपना ख्वाब जिंदा है अभी। तो ये कविता मैंने लिखी थी और ये काफी पसंद भी की गई। मैं इस विधा में जो है, जो विज्ञान को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर उनकी इसमें रुचि बढ़ाना, उसके लिए कविता का प्रयोग मुझे लगता है कि बहुत ही एक उपयुक्त माध्यम है, और उसी की दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूं। हिंदी साहित्य और सिनेमा का संबंध बहुत पुराना है। हिंदी साहित्य पर जो फिल्में बनी हैं, उनकी मूल कथा की स्वीकार्यता बहुत अधिक रही है, लेकिन फिल्म के रूप में अधिकांश कहानियां असफल साबित हुई हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, हिंदी कहानियों में मील का पत्थर मानी जाती है। इस कहानी को पाठकों द्वारा बेहद पसंद किया गया, लेकिन इस कहानी पर जब इसी नाम से केदार शर्मा जी ने फिल्म बनाई तो उसे दर्शकों ने नकार दिया। इस साल हम फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती मना रहे हैं। रेणु जी की मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम बनाई गई थी, जो सिनेमाई तौर पर सफल नहीं हो सकी। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर इसी नाम से जब फिल्म बनाई गई तो वह बेहद सफल रही। गुलजार साहब ने कमलेश्वर की कृतियों पर मौसम और आंधी नाम से फिल्में बनाई। इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों की खूब सराहना मिली, लेकिन अधिकांश हिंदी फिल्मकार साहित्य की कहानियों को सेलुलाइट पर उतारने में नाकाम रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए इस पर चरण सिंह पथिक जी के विचार जानते हैं। पथिक जी हमारे समय के प्रसिद्ध कथाकार हैं। उनकी कहानी दो बहनें पर निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज ने पटाखा फिल्म बनाई थी। नमस्कार, मैं चरण सिंह पथिक आपसे रूबरू हूँ। और जैसा कि सवाल है कि हिंदी साहित्य या हिंदी कहानियों पर जो फिल्में बनती हैं वो दर्शकों में इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाती हैं, जबकि वो मूल कहानी दर्शकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, उसकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अगर हम हिंदी के साथ थोड़ी सी बात, 1 मिनट की बात अगर हम अन्य भाषाओं की बात करेंगे तो हमें वो समझने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे हम बंगाली भाषा की बात करेंगे या बंगाल के कल्चर की बात करेंगे, उनकी संस्कृति और उनकी, तो वहाँ का जो साहित्य है और वहाँ का उनके ऊपर जो फिल्में बनी वो खूब सारी लोकप्रिय हुई। मराठी में भी बहुत लोकप्रिय होती हैं, गुजराती में भी लोकप्रिय होती हैं, या आप दक्षिण भारत की भाषाएं ले लीजिए उनमें भी लोकप्रिय होती हैं। और उसकी
एक सबसे बड़ी वजह है कि उन लोगों ने अपने उन फिल्मों ने या उन कहानियों ने और उन फिल्मों ने उनका दर्शक वर्ग इस तरह का तैयार किया है कि हिंदी में हम वो साहित्यिक दर्शक वर्ग आम जानकर हिंदी में पठन और पाठन की जो एक परंपरा रही है हिंदी साहित्य की, वो बहुत कम रही है। जबकि बंगाल है या गुजराती है, मराठी में ऐसा है नहीं। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा लोग अपने साहित्य से बहुत लगाव, अपने साहित्यकारों से बहुत जुड़ाव रखते हैं और यही वजह है कि वहाँ सिनेमा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन हिंदी में जो हिंदी के जो फिल्मकार हैं उन्होंने अपना दर्शक वर्ग इस तरह का बना दिया है कि बस वहाँ पे उनको कहानी से ज़्यादा कोई मतलब रहता भी नहीं है कि भाई कहानी हो, एक अच्छी कहानी हो, अच्छी कहानी देखें हम। बस उनको एक स्टार, बहुत बड़े स्टार चाहिए और इस तरह की फिल्म हो जो उनका मनोरंजन तो करे। मनोरंजन तो हर फिल्म करती है, फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन होता है और कुछ सामाजिक जो संदेश होता है उसमें छुपा रहता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो उसके जरिए कहाँ क्या दर्शकों को बताना चाह रहा है। लेकिन इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि हिंदी दोनों चीज़ें, आप अगर उससे लेखक भी नहीं बच सकता, जो हिंदी के कहानीकार हैं, कथाकार हैं, वो भी नहीं बच सकते कि उन्होंने एक अपना दर्शक वर्ग उस तरह से तैयार नहीं कर पाए। जितना बड़ा हिंदी क्षेत्र उतने बड़े तादाद में अपने पाठक तैयार नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ है ताकि वो जब भी किसी कहानी पर या उपन्यास पर फिल्म बने तो वो दर्शक इतने जुट सकें। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो दर्शक हैं हिंदी में, उनका आप यूँ कह लीजिए उनका जो आस्वाद है फिल्म देखने का, वो उस तरह का कि एक आप बॉक्सिंग मारिए और जब तक 20 गुंडे धराशायी ना हो जाएं, या फिर वो पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने का जो एक ट्रेंड रहा है फिल्मों का, अब वो जो वर्ग है, आपका जो दर्शक वर्ग है, वो इस तरह का हो चुका है, उसकी मानसिकता बदलने में आपको बहुत वक्त लगता है। वो बहुत सहजता से उसने कहा था पे फिल्म जो गुलेरी जी की कहानी थी उसको स्वीकार नहीं कर पाता। या आप देखिए कि विजयदान देता राजस्थान के बहुत बड़े कथाकार हैं, उनकी एक कहानी पर, दुविधा कहानी पर फिल्म बनी थी जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी और अनुपम खेर थे, पहेली। और वह इतनी कहानी इतनी अच्छी है, वो एक लोक कथा के ऊपर आधारित थी और बिज्जी ने अपनी तरह से उसको लिखा, लेकिन वो फिल्म सफल नहीं हो पाई। बड़े सितारों के बावजूद भी वो फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़ ये भी, इसके मूल में ये है कि हिंदी का जो डायरेक्टर है, कहीं ना कहीं एक बात ये कहनी पे मजबूर तो होना होगा कि हो सकता है वो कहानी का जो मूल तत्व है उसके साथ में वो व्यावसायिक या व्यवसाय के चक्कर में या फिल्म को चमक दमक या उस तरह का बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो मूल कहानी से विचलित हो जाता है, मजबूर हो जाता है। विचलित ना कह के मजबूर हो जाता है क्योंकि उसकी व्यावसायिक मजबूरियां हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ऐसा है नहीं है, ऐसी कहानियाँ भी सफल हुई हैं। जैसे हम उदाहरण हैं कि रेणु जी की मारे गए गुलफाम कहानी थी, तीसरी कसम बनी थी, राज कपूर, वहीदा रहमान, और उसके गाने बहुत सुपर डुपर हिट भी हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों दर्शकों को बड़े सितारों के बावजूद, बहुत अच्छी कहानी होने के बावजूद, बहुत अच्छे गीत संगीत होने के बावजूद और अच्छे डायरेक्टर के बावजूद वो फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। ये अलग बात है कि जब सैलन जी ख़त्म हो गई तो वो फिल्में वो एक कल्ट फिल्म के रूप में जानी जाती है। बाकी गुलजार जी ने भी अच्छा काम किया है, मौसम है, आंधी है, और ऐसा मैं इसलिए भी कह पाता हूँ कि प्रेमचंद जी ने भी सिनेमा की माया नगरी, जो माया नगरी कहते हैं, वहाँ की यात्रा की थी। उनको वो रास नहीं आई थी। उनको लगा ये लोग व्यवसाय तक चक्कर में कहानी को तोड़ मरोड़ के उनकी आत्माएं ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मैंने जब विशाल जी के साथ पटाखा में काम किया तो मैंने बाकायदा इस चीज़ को उनके सामने रखा कि हम कहानी की मूल आत्मा को ज्यों का त्यों रखें, चीज़ उसको ख़त्म नहीं करेंगे। बाकी सिनेमा एक अलग माध्यम है और साहित्य एक अलग माध्यम है। क्योंकि जब साहित्य कृति पर कोई सिनेमा बनेगा तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ कहानी से छूटेगा भी और बहुत कुछ नया
सिनेमैटिक उसके सिनेमा के अंदाज से उसमें नया जुड़ता भी है, और कहीं न कहीं वो कहानी को ब्रेक करता है। आप जब कहानी पढ़ते हैं और उसी कहानी को जब फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या चीज़ इन्होंने इसमें घुसा के रखी है, या ये वो एक कहानी में वो दृश्य था जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन हो सकता है सिनेमा के लिहाज से उतना महत्वपूर्ण डायरेक्टर को ना लगा हो और वो निकाल दिया गया हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सिनेमा चूँकि एक टीम वर्क है और एक पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि वो एक व्यवसाय है। कोई आदमी, कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगा के कभी ये नहीं चाहता कि वो उसकी फिल्म फ्लॉप हो, चाहे वो साहित्यिक कृति पर बनी हो, कहानी पर बनी हो, चाहे वो उपन्यास पर बनी हो। दो चीज़ें वो हमेशा अपने दिमाग में रखता है कि एक जो सिनेमा की जो उसकी मजबूरियां हैं, सिनेमेटिक ढंग की जो मजबूरियां हैं, और जो उसका बाज़ार है सिनेमा का, उसको मद्देनज़र रखता है। जब भी वो किसी कहानी पर या उपन्यास पर फिल्म बनाता है, उसके दिमाग में वो चीज़ें होती हैं कि मैं कोई कहानी, ठीक है आपकी कहानी है, अच्छी कहानी है, पढ़ने में बहुत शानदार है और बहुत कालजयी रचना है, लेकिन इसी कालजयी रचना को मैं अपने तरीके से कहूँगा सिनेमा में, तो उसकी कहीं ना कहीं व्यावसायिक एक मजबूरी होती है, और उसी व्यावसायिक मजबूरी की वजह से कहीं ना कहीं फिल्म अपने मूल से भटक भी जाती है, और हम जो दर्शक हैं, जो हमने कहानी पढ़ चुके हैं, हम उससे जुड़ नहीं पाते कहीं ना कहीं। लेकिन ये हमारे हिंदी में ही ज़्यादातर होता है। हम अगर विदेशों को उदाहरण दें तो विदेशों में ऐसा है नहीं है, तो बंगाल में तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ के आम जनजीवन ऐसा है, वो अपने साहित्यकारों को और अपने साहित्य को बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन हिंदी में भी ये होगा कि हर आदमी अपने लेखकों और कहानीकारों को, उपन्यासकारों को उस तरह से अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, है ना। कितने पाठक वर्ग हैं आपके जो आपकी कहानियों को पढ़ते हैं, उपन्यासों को पढ़ते हैं और उनको ठीक ढंग से ले पाते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में समझ पाते हैं। पहली बात तो क्योंकि हमारा तो जो सिनेमा है, जो देखते आ रहे हैं, वो ऐसा वर्ग है जो देखने वाला कि उनको शायद से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वह छोटा सा वर्ग होगा, एक छोटा सा कोना होगा दर्शकों का जहाँ उस साहित्य को समझ पाते हैं। और सिनेमा वालों ने उनका जो टेस्ट है सबका ही इस तरह का बना दिया है कि नहीं इस तरह का हो, कहीं बहुत बड़े स्टार हों, कहानी भले ही उसमें कुछ भी ना हो लेकिन बड़े स्टार हों, और वो उनको एक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसको लगता है कि अगर मैं 100 करोड़ लगा रहा हूँ और जब तक मैं 500 करोड़ या 400 करोड़ ना कमाऊँगा तो मतलब ही क्या है। तो फिर वो गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल होती चली जाती है, दुनिया गोल बन जाती है। वो फिर इसी तरह से काम करते रहते हैं। वो आप कितनी अच्छी कहानी ले जाइए, कितनी अच्छी कहानी सुना दीजिए, उनको लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं है मतलब फिल्म के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से पारखी जो अभी हमारे हिंदी में जो नए जो डायरेक्टर आ रहे हैं और जो पुराने भी पहले से 10-20 साल से काम कर रहे हैं वो बहुत साहित्यिक लेवल पे बहुत पढ़ के आ रहे हैं, मतलब शायद पढ़ते हैं मतलब, और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को रच भी रहे हैं और वो चीज़ें पसंद भी आ रही है लोगों को। तो ये बात तो अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, ऐसा नहीं है ट्रेंड नहीं, अब लोग कहानियों की तरफ लौट रहे हैं। और ये तय मानिए कि हर चीज़ हमेशा चलती हुई नहीं रहती, मतलब वो सारी हिट नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक का वक्त होता है। वो दौर जल्दी आने वाला है जब लोग, हिंदी पट्टी के लोग भी, हिंदी भाषा के लोग भी कहानियों, सिनेमा के जरिए अपने हिंदी कहानियों की ओर, हिंदी सिनेमा की ओर और हिंदी उपन्यास की ओर लौटने लगेंगे। धन्यवाद। दुनिया बदल रही है और हमारी पढ़ने लिखने की आदतें भी। पहले हम प्रिंट किताबें पढ़ते थे और हाथ से लिखते थे, अब डिजिटल किताबों या डिजिटल लेखन का ज़माना है। कोरोना काल ने साहित्य के डिजिटल माध्यमों, ई बुक्स और ई पाठकों की संख्या में इजाफा किया है। बात करते हैं प्रिंट बुक्स बनाम ई बुक्स और ऑडियो बुक्स की। इस मुद्दे पर सेल्फ पब्लिशिंग और ऑडियो बुक्स की ऑनलाइन पोर्टल प्रतिलिपि की कम्युनिटी मैनेजर वीणा वत्सल सिंह जी के विचार जानते हैं। नमस्ते मित्रों,
मैं वीणा वत्सल सिंह प्रतिलिपि.com में काम करती हूँ। एक ऑनलाइन साहित्य का पब्लिशिंग कंपनी है और निश्चित रूप से ऑनलाइन पब्लिशिंग ने साहित्य को जन जन का साहित्य बना दिया है। आज हर एक व्यक्ति की मुट्ठी में साहित्य पहुंच गया है। फ़ोन के जरिए एक क्लिक पर वह कोई भी कहानी अपनी मनपसंद पढ़ सकता है या फिर जो भी विधा उसको पसंद है वह पढ़ सकता है। केवल प्रतिलिपि ही नहीं, और भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक किताबों की बात है और ऑनलाइन पब्लिशिंग की बात है तो दोनों में निश्चित रूप से कोई समानता नहीं है। किताबों के लिए सबसे बड़ी बात जो आज का सबसे बड़ी समस्या है वह है पर्यावरण की समस्या, और कागज़ के लिए कई पेड़ों की हत्या करनी होती है, लेकिन ऑनलाइन में आप इससे बचे रहते हैं। दूसरी बात जो कि किताबों को रखने के लिए आपको एक जगह की ज़रूरत होती है या फिर किताबों के लिए आप कहीं ले जाने के लिए आपका एक भार हो जाता है और उसके लिए ख़ास जगह आपको अपने सामानों में बनानी होती है। लेकिन फ़ोन तो आपके पास ही रहता है और वहाँ जब एक क्लिक पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो फिर आज का युवा वर्ग किताबों से ज़्यादा फ़ोन पर जो ऑनलाइन साहित्य उपलब्ध है उसकी ओर आकृष्ट हो रहा है। तो जहाँ तक भविष्य की बात है, पुस्तकों के प्रिंट मीडिया के भविष्य की और ऑनलाइन तो देखिए, जब युवा वर्ग की जो पसंद होती है, युवा हमारे भविष्य हैं, तो निश्चित रूप से वही उसका भी भविष्य स्वर्णिम होगा जो युवाओं का है। तो और जो पुस्तकें हैं, जो प्रिंट मीडिया है, उसका भी अपनी स्थान है अपना। जैसे जो स्कूल की पुस्तकें हैं वो तो बनी ही रहेंगी, वहाँ आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन पुस्तकों का ज़माना शायद आते आते आए या ना भी है, या फिर जो कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको ऑनलाइन नहीं लाया जा सकता है। कई तरह की बातें, ये तो खैर भविष्य तय करेगा। आज हम और आप भविष्यवाणी करने के पचड़े में ना पड़े तो बेहतर है, बल्कि हमारी पीढ़ी तो दोनों का ही आनंद उठाती है, ऑनलाइन का भी और पुस्तकों का भी। ऑनलाइन ने हर एक भाषा में, हिंदी ही नहीं हर एक भाषा में बहुत बड़ा पाठक वर्ग दिया है साहित्य को। साहित्य जो कि लिमिटेड था, जो कि ऐसे लोगों के पास ही था जो पुस्तकों के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च कर सकते थे और उनके लिए अपनी जगह रह सकते थे, यानी जो साहित्य के दीवाने थे इस टाइप के लोगों के पास था। लेकिन ऐसा वर्ग जिसने हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य अपने कोर्स में ही पढ़ा हो, वो फिर साहित्य छोड़ देता था और अपने काम में लग जाता था। उसे पैसे खर्च कर पुस्तक खरीदना शायद अय्याशी लगे या जो भी लगता था। लेकिन आज जब कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि बहुत थोड़े पैसों पे के डाउनलोड पर उनको साहित्य उपलब्ध करवा रहे हैं, या फिर बिना किसी पैसे के, जैसे प्रतिलिपि बिना किसी पैसे के साहित्य उपलब्ध करवा देती है। और तो इस तरह से लोगों का पढ़ने के प्रति रुझान बहुत बढ़ा है और लोग पढ़ भी रहे हैं। बल्कि प्रतिलिपि ने तो बहुत ही पाठकों के लिए बहुत ही प्रजातांत्रिक माहौल बनाया है और वह गिफ्ट इकोनॉमी पे काम कर रही है। अगर कोई कुछ पढ़ते हुए पाठक का मन हुआ कि इस कहानी के लिए हम कुछ गिफ्ट कर दें लेखक को, तो वो करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यानी कोई प्रेशर नहीं है फाइनेंशियली कि आप इतने पैसे दें तभी पढ़ सकते हैं। एक आदर्श बात है कि पढ़ने का अधिकार सबको होता है और इस आदर्श वाक्य को सच कर दिखाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने। अब रही बात ऑडियो बुक्स की, तो जब इंसान जन्म लेता है, थोड़ा बढ़ता है, तो उसका जो सबसे पहला परिचय कहानियों से होता है, वह दादी, नानी, माँ, पापा से सुनकर के ही होता है, पढ़कर नहीं होता है। तो यह जो इंसान का जो पहला परिचय कहानियों से है, उस पहले परिचय को आधार बना करके ऑडियो बुक्स
निकाले जा रहे हैं। ऑडियो बुक्स के कई फ़ायदे हैं। आप कोई बोरिंग काम करते हुए मेंटली थक जाते हैं क्योंकि वो काम आपकी रुचि का नहीं होता, लेकिन उसमें आप एक कहानी सुन लें और दोनों हाथों से काम करते रहें, दिमाग तो फ्री रहता है। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग फ्री रहता है, तो और आप कहानी सुनते हैं तो आपका दिमाग आप उसकी रोचकता में उलझा रहता है, काम भी हो जाता है, आपको थकान भी नहीं होती। इस तरह से कई फ़ायदे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो इंसान की सबसे नेचुरल और पहली चीज़ जो इंद्रिय है सुनने की, तो उससे परिचय इंसान का जन्म के साथ ही होता है। कई छोटी छोटी बातें, आवाज़ें वो बल्कि माँ के गर्भ में भी शिशु सुनता है, बोल नहीं पाता है। देखने की भी चीज़ें बहुत देर से विकसित होती हैं, लेकिन सुनना तो वो माँ के गर्भ से ही सीख लेता है। तो ऑडियो बुक्स तो बहुत प्राइमरी चीज़ है इंसान के लिए। और उस प्राइमरी को जब यह साकार रूप मिल रहा है, प्रतिलिपि एफएम के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो बुक्स हैं, कई कहानियां हैं और लोग सुन भी रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यह एक क्या कहा जाए, एक नेचुरल चीज़ है ऑडियो बुक्स। लेखक, पुस्तक व प्रकाशकों के अतिरिक्त कुछ और भी मंच होते हैं जो साहित्य के प्रचार व प्रसार के लिए साधनारत हैं और पाठकों व श्रोताओं को साहित्य और संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंच है साहित्य कला संवाद का। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी साहित्य, भाषा व लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मई 2020 से प्रतिदिन साहित्य कला संवाद कार्यक्रम कर रही है। यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से 8 बजे तक अकादमी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से एक साथ लाइव प्रसारित किया जाता है। साहित्य कला संवाद कार्यक्रम किस तरह साहित्य व संस्कृति के प्रसार का एक अनूठा मंच बन गया है, आइए जानते हैं हिमाचल अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्म सिंह जी से। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी साहित्य, कला, संस्कृति और भाषा के संरक्षण, प्रकाशन, डॉक्यूमेंटेशन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम साहित्यकारों, कलाकारों के प्रोत्साहन और सम्मान के लिए संचालित किए जाते रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कार्यक्रम की परिकल्पना करते हुए साहित्य कला संवाद कार्यक्रम मई 2020 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यकारों, कलाकारों को उनके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए और रचना पाठ के लिए मंच प्रदान किया गया। साहित्य और कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से आमंत्रित कलाकारों ने, साहित्यकारों ने अपने विचारों को साझा करते हुए फेसबुक और यूट्यूब लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का सफल और सार्थक प्रयास किया। इन महीनों में कवि सम्मेलन, परिसंवाद, परिचर्चाएं, किसी एक विषय पर विभिन्न साहित्यकारों, कलाकारों के विचारों की प्रस्तुति, विचार विमर्श और विभिन्न स्मृति दिवसों के अवसर पर किसी साहित्यकार, कलाकार की जयंती के दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर भी उसमें मंथन होता रहा। लोक संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से और डॉक्यूमेंट करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भी कलाकारों को मंच प्रदान किया गया और उसमें यही प्रयास रहा कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक लोक संस्कृति को लोक संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। भाषा, लोक साहित्य, लोक गाथाएँ, संस्कार गीत और लोक संगीत की विभिन्न विधाओं को
अलग अलग कलाकारों के द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता रहा। इसके साथ सप्ताह के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए साप्ताहिकी का भी इसमें समावेश किया गया, जिसमें सप्ताह भर के कार्यक्रमों को समाचार बुलेटिन के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनकी समीक्षाएं होती रही। इसके साथ प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और केंद्रीय अकादमियों के माध्यम से, जिनमें हम एनबीटी की बात कर सकते हैं, साहित्य अकादमी को शामिल उसमें किया जा सकता है, और जो अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं रही हैं, उनके निदेशक, उनके अध्यक्ष साहित्यकार और कलाकार के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी संस्थाओं का, अपनी योजनाओं का परिचय देते हुए भी राष्ट्र के लेखकों, साहित्यकारों को प्रोत्साहन सम्मान के लिए विभिन्न अकादमियों द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो योजनाएं संचालित की गई हैं, उन पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां साहित्य और कला से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लेखकों, कलाकारों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उनके वीडियोस हमारे पास एक डाटा बैंक के रूप में सुरक्षित हो पाए हैं, फेसबुक पर उपलब्ध हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी लोग उनको सुन पा रहे हैं। आप कविताओं का, उनके विचारों का आनंद ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक और प्रयास किया गया कि जो सामायिक विषय हैं, जो सामाजिक विषय हैं, जो राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, उनके बारे में भी बुद्धिजीवी, पत्रकारों, साहित्यकारों, लेखकों द्वारा अपने विचार प्रदान करते हुए, विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुए श्रोताओं, दर्शकों तक एक विमर्श को पहुंचाने का प्रयास किया गया कि राष्ट्र के हित में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को किस तरह से हम सामने रख पाएँ। इन सभी विषयों में समग्र रूप से साहित्य कला संवाद के माध्यम से हम अकादमी को सामने रखते हुए कुछ कार्य कर पाए हैं और इस कार्य में देश प्रदेश के विभिन्न साहित्यकारों, कलाकारों का बहुत योगदान रहा है और बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार साथियों ने इन कार्यक्रमों में समीक्षक के तौर पर, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए एंकर के तौर पर और विभिन्न माध्यमों से, परिसंवाद के माध्यम से अपनी भूमिका निभा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और यही कारण है कि सभी के सहयोग से, सभी के लिए निष्पक्ष भाग से मंच पर आने का मौका देने की जो अकादमी की प्रवृत्ति रही है, उसकी वजह से ये कार्यक्रम लोकप्रिय भी बन पाया है और विदेशों से भी बहुत सारे साहित्यकार विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ पाए हैं। अकादमी का ये प्रयास है कि हम भविष्य में भी इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखते हुए और अधिक से अधिक साहित्यकारों, कलाकारों को मंच देने का प्रयास करते रहेंगे और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा जो विश्व पुस्तक मेला आयोजित करके या पुस्तक संस्कृति को सर्वोपरि महत्व प्रदान करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से भी पुस्तकों का, साहित्य का, सृजन का प्रचार प्रसार हो सके, ये हम सभी का एक नैतिक कर्तव्य भी है। हमें उसमें योगदान देने का प्रयास भी करना चाहिए ताकि सेमी वर्चुअल कार्यक्रम सफल हों और इस बहाने एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो पाए ताकि जब भी कोई पाठक चाहे, कोई दर्शक, कोई श्रोता उनको सुनना चाहे, उनके विचारों को जानना चाहे, उसके लिए वो सब वीडियोज़ सुलभ हो पाएँ, सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहें। और यही हमारा प्रयास है कि साहित्य कला संवाद के बहाने ये संगम चलता रहे और लेखक, कलाकार अपने अपने विचारों को इसमें व्यक्त करने के लिए मंच प्राप्त करते रहें। आज का यह सत्र बेहद ज्ञानवर्धक रहा।
समकालीन साहित्य के विभिन्न पक्षों पर बेहद रोचक तरीके से आपने विचार सुने। आज का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं चंद्रकांता पुनः आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।